खबरों की। पलवल गतपुरी थाना अंतर्गत गांव प्रथला के नजदीक L&T कंपनी के सुपरवाइजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई और गार्ड को घायल कर दिया। वह तभी कुछ बदमाशों ने आकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में हत्या व हत्या के प्रयास सहित अन्य विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी हनीफ खान ने बताया कि पलवल के गांव प्रथला निवासी रोहित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि वह गांव के नजदीकी L&T कंपनी में गार्ड के तौर पर कार्यरत है। वह रोज की तरह रात के समय ड्यूटी पर तैनात थे। सुपरवाइजर अरुण चांदहाट निवासी उदयवीर रात करीब 11 बजे गार्ड की ड्यूटी चौक पर कर रहे थे। हमारे पास ही रहते गांव में, सिक्योरिटी का काम ले रखा है L&T रेलवे का। ठीक है। रात को गश्त 11:30 बजे होती है इनकी। ये देखने के लिए गया था वहाँ पे। छपरौरा से आगे गांव में ब्रिज का काम चल रहा है। वहाँ पे कुछ शरारती तत्व लूट की नीयत से आए थे और इसमें गोली मारकर और दूसरे को घायल करके, उसकी भी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, बता नहीं सकते। इसका क्या नाम है? अरुण। और दूसरे का? मोहन। अच्छा, तो क्या अभी मोहन से कोई बातचीत हो पाई है? हुआ क्या था? कोई वो होश में ही नहीं है। तो केवल विवाद इतना था कि इन्होंने उसको टोक दिया और बस शराब पी रहे थे और लूटपाट की नीयत से आए थे। वो कंपनी के अंदर की घटना है। रेलवे का काम चल रहा है। रेलवे ओपन सारा सामान रहता है। पहले भी कई बार वारदातें हो चुकी हैं। प्रशासन भी इस पे कोई गौर नहीं देता ज्यादा से ज्यादा। कई बार नॉलेज में आ चुकी है। चोरी भी कई बार हो चुकी है वहाँ पे। करीब रात में 11:30 बजे सूचना मिली थी छपरौला गांव के नज़दीक L&T पर ब्रिज नंबर 124 पर गार्ड चेक करने जा रहे अरुण सनॉफ प्रेमवीर और उसके साथ मोहन सनॉफ उधम सिंह वहाँ पहुँचे चेकिंग के लिए। और वहाँ पर 5-7 लड़के नौजवान मिले जिनके लूटपाट करने के लिए से वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने उनके साथ हाथापाई की और उसके बाद हाथापाई करने के बावजूद अरुण सनॉफ प्रेमवीर और मोहन सनॉफ उदयवीर इन दोनों को उन्होंने गोली मार दी, जो उनके वारसान को सर्वोदय अस्पताल लेके गए। सर्वोदय अस्पताल में दौरान इलाज अरुण की मृत्यु हो गई। तो चलिए भाई बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा सरकार अहंकार सिर चढ़ाकर बोल रहा है। क्या हरियाणा के कर्मचारी अब भाजपा के कार्यकर्ताओं से पिटने और अपमानित करने की वस्तु बनकर रह गए हैं? क्या हरियाणा के कर्मचारी के भाजपा के गुलाम हैं? उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार अपने कार्यकर्ताओं पर लगाम लगाने की बजाय कर्मचारियों पर प्रताड़ना का काम कर रही है और इससे उनका चाल चेहरा और चरित्र सामने आ गया है। रणदीप ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर अपनी चहेती भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट के खिलाफ कार्यवाही करने से गुरेज कर रहे हैं। क्या यही भाजपा का रूप है कि कोई नेत्री अधिकारी को चप्पलों से पीटती है तो पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है? पुलिस मूक दर्शन बनी रहती है। रणदीप भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि हांसी में जितेंद्र SDM की प्रताड़ना, जींद के CMO को सस्पेंड कर दिया गया, IPS ऑफिसर को अपमानित करने का काम किया, IAS अधिकारी रानी नागर से प्रताड़ना कर जबरन इस्तीफा लेना हो, हिसार मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान को अपमानित करने का षड्यंत्र हो। भाजपा सरकार चेहरा सामने आ गया है। आए दिन गाली गलौज खट्टर सरकार का चाल में चेहरा बन गया है। ये घटना हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए शर्मसार करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जजप्पा सरकार, अहंकार उनके सर चढ़कर बोल रहा है। क्या हरियाणा के कर्मचारी अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पिटने और अपमानित करने की वस्तु बन गए हैं? क्या हरियाणा के सरकारी कर्मचारी भाजपा जजप्पा की सरकार उनके कार्यकर्ताओं के गुलाम हैं? क्या खट्टर सरकार अपने कार्यकर्ताओं पर लगाम लगाने की बजाय अब कर्मचारियों की प्रताड़ना को ही अपना चाल चेहरा और चरित्र बना चुकी है?
क्या ये सही नहीं कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी अपनी चहेती भाजपा नेत्री के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज कर रहे हैं? क्या ये सही नहीं कि पुलिस के सामने सारा वाक़या हुआ फिर भी भाजपा की मुख्यमंत्री की चहेती नेत्री का असर इतना ज़्यादा है, मुख्यमंत्री की चहेती नेत्री का रोब इतना ज़्यादा है कि पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाई? और भारतीय जनता पार्टी का कर्मचारी प्रताड़ना और विरोधी व्यवहार, चाहे वो जितेंद्र अहलावत एसडीएम हांसी की प्रताड़ना हो, चाहे वो सीएमओ जींद जिन्होंने विधायक की सिफारिश मानने से तथाकथित तौर से इनकार कर दिया और उस आधार पर उस सीएमओ को मिस्टर जाटान जी को सस्पेंड कर दिया नाजायज़ तरीके से, चाहे वो हो, चाहे वो सुल्तान सिंह मार्केट कमेटी सेक्रेटरी को अपमानित करने का एक घोर षड्यंत्र हो, चाहे उससे पहले एक आईपीएस ऑफिसर कालिया जी उनको अपमानित करने की बात हो, और चाहे रानी नागर नाम की गुर्जर समाज की इकलौती आईएएस अधिकारी। तो चलिए भाई बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वार्ड नंबर 36 के समाज सेवी कुशल ठाकुर और आरडब्ल्यूडी के प्रधान द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। देश में कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए बल्लभगढ़ की तीर्था कॉलोनी में स्थित पार्क में कोरोना योद्धाओं को समर्पित रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। कुशल ठाकुर वार्ड नंबर 36 समाज सेवी के जिला फरीदाबाद। कुशल ठाकुर की माने तो एक व्यक्ति द्वारा की गई रक्तदान से 3 लोगों की जान बच गई है। और ये हमारी जो इस आज ब्लड ग्रुप का डोनेशन का जो कैंप का आयोजन किया गया है वो हमारे आरडब्ल्यू तीर्था कॉलोनी बल्लभगढ़ की तरफ से किया गया है। इसमें मेरा जो है पद है जनरल सेक्रेटरी का है। और ये एक आदमी का काम नहीं होता है, इस तरह का जो ये पुण्य का काम है हमारे प्रधान जी हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो ये पुण्य का काम जो होता है इसमें सब एक संस्था के द्वारा या मिलजुल कर एक टीम के द्वारा ही आयोजित किया जाता है। और टीम का हमारा ज़बरदस्त हम हर फील्ड में हर क्षेत्र में हमारी जो टीम है आरडब्ल्यू तीर्था कॉलोनी की, ये चाहे बल्लभगढ़ में किसी प्रकार का कोई भी आयोजन होता है, छोटा हो या बड़ा हो, हम सभी में भाग दौड़ कर। जी आज ये कैंप लगाया गया, किस चीज़ को लेकर लगाया गया आज ये? भाई जी थैलीसीमिया से जो पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए हर हफ्ते या 10 दिन में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। पीछे लॉकडाउन का समय रहा जिसकी वजह से ब्लड कैंप लग नहीं पाए और ब्लड बैंक में भारी कमी आ गई। तो शुक्रवार की रात को करीब 9:30 बजे मुझे दीपक प्रसाद जी का कॉल आया कि भाई ब्लड बैंक में ब्लड बहुत कम है ही नहीं, मतलब कि और थैलीसीमिया से जो पीड़ित बच्चे हैं उन्हें हमें हर हफ्ते मेरे पास से 50 यूनिट जाता है। तो मैंने बहुत ही तत्काल सूचना पे अपने जितने भी साथी हैं, आरडब्ल्यू के प्रधान हैं, महावीर शाखा के जो हमारे डॉक्टर संतोष वर्मा जी हैं, हमारी आरडब्ल्यू के कैशियर दयाचंद शर्मा जी हैं और राष्ट्रीय जाट एकता मंच के जिला अध्यक्ष भाई संदीप चौधरी जी और जितने भी मेरे मित्र बंधु हैं। तो चलिए भाई बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद से सटे सभी बॉर्डर खोल दिए गए हैं, आवाजाही शुरू कर दी गई है। फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर के सभी नाके खोल दिए गए हैं, किसी को भी नहीं रोका जा रहा है। दिल्ली आने जाने में परेशानी नहीं होगी। रोजाना सैकड़ों लोग दिल्ली से फरीदाबाद आते जाते हैं। इसमें नौकरी पेशा और बिजनेसमैन दोनों ही तरह के लोग हैं। लॉकडाउन के बाद दिल्ली से सटे बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। कुछ दिन दिल्ली की तरफ से बॉर्डर खोल दिए गए थे, लेकिन बाद में कोरोना का संक्रमण बढ़ने के बाद बॉर्डर को फिर से सील कर दिया गया है। क्या नाम है सर आपका? कांस्टेबल श्याम सुंदर। श्याम सुंदर जी, दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर आज से खोल दिया गया है। आज देख रहे हैं आप नॉर्मल आपके सामने। अभी जो परमिशन जो थी गाड़ियों के ऊपर वो भी हमने अभी पूछना बंद कर दिया है। इसके बाद कोई मतलब अब चाहे एनिसेंट है नॉर्मल है, सभी आदमी को हम भेज रहे हैं आगे। अभी कोई मतलब लॉक नहीं है, बिल्कुल सवाल लॉक है। तो नाके भी हटा दिए गए? हाँ बिल्कुल, नाके भी साइड में कर दिए हमने, आपके सामने है, ये भी है वो भी है। तो दिल्ली से फरीदाबाद, लेकिन यूपी बॉर्डर दिल्ली से यूपी यहीं से जाता है रास्ता, तो यूपी के लिए भी कोई सख्ती है या वहाँ भी जाने दे रहे हैं? नहीं, यहाँ से यूपी के लिए तो नहीं जाते, हम तो दिल्ली के लिए एंट्री करवा रहे हैं यहाँ से। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। आज से पूरे देश भर में धार्मिक स्थल, मॉल, होटल खोल दिए गए हैं, लेकिन फरीदाबाद और गुरुग्राम में मरीज ज्यादा बढ़ने और होने के कारण धार्मिक स्थलों को खोला नहीं गया है। मीडिया की टीम ने धार्मिक स्थलों पर जाकर जब इसका जायजा लिया तो धार्मिक स्थल के पुजारियों ने मीडिया से अपनी परेशानियों को साझा किया।
वो आदेश इसलिए चेंज किए होंगे शायद कि हो सकता है कुछ मरीज़ ज़्यादा निकल रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये आदेश किए हैं कि भाई यहाँ मरीज़ ज़्यादा निकल रहे हैं तो इसलिए ये बंद किए जाए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो श्रद्धालु हैं मंदिरों में आने के लिए देख रहे हैं कि कब मंदिर खुले और कब वो पूजा करें। नहीं, बिल्कुल सभी लालायत हैं, ऐसी बात नहीं है। मंदिरों को 2-2.5 महीना हो गया बंद हुए, लेकिन क्या है कि बीमारी को देखते हुए सभी संतोष करे हुए बैठे हुए हैं फिलहाल। तो क्या चाहते हो, मंदिर खुलने चाहिए या नहीं अभी? नहीं, देखो हम तो गवर्नमेंट के आदेश का पालन करेंगे, जैसे भी आदेश आएगा उस हिसाब से खोलेंगे। ये अब ये तो उनको ही मालूम होगा कि इस वजह से होगा, जैसे कि मतलब यहाँ कोई मरीज़ ज़्यादा निकल रहे हैं, बाकी और जगह खुले हैं कहीं मंदिर, योगी आदित्यनाथ ने भी वहाँ पूजा करी है। समझिए, तो क्या सरकार, कभी तो सरकार कहती है कि खुलने चाहिए, कभी सरकार कहती है बंद रहने चाहिए। सरकार ने कहीं ना कहीं जनता को गुमराह कर रही है। गुमराह क्या, सरकार तो बचाने की कोशिश कर रही है लोगों को। अब शायद ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो तो कभी मरीज़ ज़्यादा फैलें, इसी क्या लगता है कि मंदिर खुलने चाहिए? हम मंदिर तो खुलने चाहिए, मगर कोई बात नहीं, जब उनका आदेश दिया। हिसार की मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह की घटना के बाद हिसार के सामान्य अस्पताल में दाखिल हैं। सचिव ने कहा कि सोनाली फोगाट ने गुंडों में उनकी पिटाई कर जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हो चुकी है और शरीर भी दुख रहा है। उन्होंने कहा कि सोनाली फोगाट 67 गुंडों ने मेरी बहुत ज्यादा पिटाई की है। उन्होंने बताया कि फिलहाल उनकी कमर में दर्द है और शरीर भी दुख रहा है। इस मामले को लेकर हरियाणा कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल के चेयरमैन अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल ने कहा कि इस घटना में पुलिस कार्य प्रणाली पर जांच के घेरे में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेत्री होने की वजह उनके अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है, ये गलत है। उनकी मांग है कि इस मामले में सोनाली फोगाट की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। पूर्व आकलाना के पूर्व विधायक नरेश सेलवाल ने कहा कि सरकारी कार्यकारी मुकदमा दर्ज हो, पुलिस अधिकारी को सस्पेंड किया जाना चाहिए। आप किस वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं? सर, मेरे को कल जो सोनाली फोगाट बहन के साथ जो गुंडे थे उन्होंने जब 12-8 आदमी हो रहे, चारों तरफ से लात मुक्के और डंडों से मेरी पिटाई की। उसके बाद मैं भाग के दुकान की तरफ आया, फिर मैडम ने दोबारा चप्पलों से पिटाई शुरू की। तो उसके बाद मेरी उल्टियाँ लग रही थी, कल वहाँ भी एक उल्टी लगी थी। मैं सर कमर में दर्द है और सिर में यहाँ भी दर्द है सर, सारा एक यहाँ लेफ्ट में यहाँ से दर्द है जी। तो जब सारा अब हड्डियों का डॉक्टर भी अब चेक करेगा जी कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें आ रही है। सचिव सुल्तान सिंह के मामले में जो घटना हुई है वह बड़ी निंदनीय घटना हुई है। जैसा कि ऐसे मामलों में पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ऐसे मामलों में पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि बीजेपी नेत्री ने सुल्तान सिंह को चप्पल व थप्पड़ से जिस तरह से पिटाई की और पूरे देश ने उसको देखा, और उसके बाद पुलिस ने सोनाली फोगाट व अन्यों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया, परंतु बीजेपी नेत्री होने की वजह से तथा पॉलिटिकल प्रेशर होने की वजह से मार्केट कमेटी के सचिव के खिलाफ भी एफआईआर कर दी गई। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मामलों में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बेस पर मुकदमे चलते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। राशन वितरण मामले में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भाजपा सांसद एसपी सिंह बघेल और बसपा नेता नितिन कोहली आमने सामने आ गए थे। दोनों में जुबानी जंग शुरू हो गई थी। तो वहीं इस मामले में बसपा नेता नितिन कोहली के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया था। बसपा नेता नितिन कोहली का कहना था कि वे घर के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गरीब महिलाओं को राशन वितरण कर रहे थे। इसी बीच वहां पहुंचे सांसद सिंह बघेल के समर्थकों ने राशन वितरण कर रहे लोगों के साथ मारपीट कर दी और कानून को अपने हाथों में ले लिया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर सत्ता के दबाव में मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमे की राजनीति इतनी गर्मा गई कि बसपा का राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल आज आगरा पहुंच गया और उक्त घटना की जांच सही तरीके से करने को लेकर एसपी सिटी आगरा रोहन प्रमोद बैत्रे व एसडीएम सिटी आगरा प्रभात ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बसपा नेता ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण ध्यान रखा। बढ़ते हैं पलवल की ओर। पलवल में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन ने आज कर्मचारियों की मांगों को लेकर बिजली विभाग के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी यूनियन के सर्कल सेक्रेटरी बलवीर सिंह ने कहा कि कार्य करने के दौरान बिजली कर्मचारी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, इसलिए सभी बिजली कर्मचारियों को सेफ्टी उपकरण प्रदान किए जाएं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, निर्दोष कर्मचारियों की बहाली न की जाए। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन के सर्कल सेक्रेटरी बलवीर सिंह ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर
एससी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई थी कि प्रत्येक कर्मचारी को सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे। बिजली की तारों पर रबड़ लगाई जाए ताकि लाइन लॉस को कम किया जा सके, लेकिन कर्मचारियों को अभी तक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। सुरक्षा उपकरणों के अभाव में बिजली कर्मचारी हादसों का शिकार हो रहे हैं। प्रत्येक बिजली कर्मचारी को हाथों में दस्ताने, शूज, ग्लास, पेचकस सहित अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग में सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, कर्मचारियों को मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जाए, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए। ये मुद्दा ये है, हमने 30/12/2019 को इसको मांग पत्र दिया था इस पलवल एससी को, सागवान जी को, मगर इसने खाली झूठी आश्वासन देते हुए हाँ मैं कर दूंगा। हम बीच में कई बार मिले मगर इसने कोई भी काम करने से मना कर दिया। हमारे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं जिससे हमारे कर्मचारियों की जान जाती है कि भाई हमें सेफ्टी शूज चाहिए, हमें जो लाइन क्रॉसिंग हो रही है उन पे टेप बांधो। हमने ऐसी अन्य मांग दी थी और सरकार ये कर्मचारियों के पास हमारे पहले नंबर तो प्लास, पेचकस, दस्ताने जी, सेफ्टी जो महामारी कोरोना के वहाँ में चल रहा है जी, जो सरकार ये कह रही है हम हर चीज़ की सुविधा दे रहे हैं, मतलब कर्मचारियों को या मतलब हमारे जो बिजली के कर्मचारी हैं या डॉक्टर हैं सभी को बात है, मतलब टीवी में आती है वह हम हर चीज़ की सुविधा दे रहे हैं। तो हमारे पास ना सैनिटाइज, ना मास्क, ना ही मतलब ऐसी कोई सुविधा नहीं। चलिए बात करते हैं अब आगरा के पेठे की। आगरा का पेठा वर्ल्ड फेमस है और इसकी डिमांड विश्व भर में रहती है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते आगरे के पेठे की मिठास तो गुम ही हो गई है। वहीं पेठे का कारोबार भी पूरी तरीके से चौपट हो गया है। लॉकडाउन 5 की गाइडलाइन के बाद से अनलॉकडाउन हुए बाजारों में रौनक भले ही धीरे धीरे लौट रही हो, लेकिन पेठे की मंडी नूरी दरवाजा अभी भी बंद है, जिससे पेठा व्यापारी काफी परेशान है। पेठा व्यापारियों का कहना है कि कोरोना ने इस व्यापार में कमर तोड़ दी है। अन्य व्यापारों की तरह ही पेठे के व्यापार पर भी कोरोना का असर लंबे समय तक देखने को मिलेगा, जिससे सभी पेठे के व्यापारी काफी चिंतित हैं। लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि कच्चा पेठा भी खराब हुआ है और बनी बनाई मिठाई भी खराब हुई है, बड़ी तादाद में खराब हुई है। क्योंकि शुरू में लॉकडाउन में जो मिठाई बनी हुई थी वो तो हमने गरीबों में कुछ जितनी बांटी उतनी तो बट गई, बाकी जो बची है वो मिठाई ख़राब हो गई है, जो मिठाई अब फेंकने लायक है। इसलिए पेठा व्यापारियों पर काफ़ी नुकसान हुआ है और साथ ही साथ हम प्रशासन से भी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पेठा मंडी खोलें और जिससे कि हम पेठा व्यापारियों को जितना नुकसान हुआ उससे चलिए बात करते हैं बवानीखेड़ा क्षेत्र की। बवानीखेड़ा शहर में जगह जगह सीवर ओवरफ्लो है। बारिश के मौसम में ये समस्या दुगनी हो जाती है। सीवरों के ओवरफ्लो होने से गलियां तालाब बन जाती हैं, जिसके कारण शहरवासियों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शहरवासियों ने समस्या को बार बार अधिकारियों से भी अवगत करवाया, समस्या के समाधान की भी मांग की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। सीवरों के ओवरफ्लो होने की शिकायतों के समाधान को लेकर जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी समस्या की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान शहरवासियों ने अधिकारियों को सीवरों की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा और उनकी समस्याओं के समाधान करने की गुहार भी की। सीवर ओवरफ्लो की समस्या है, काफ़ी दिनों से जो भी मौका देख लिया गया है वो हफ्ते से 10 दिन में समस्या का समाधान करा दिया सर हो पाएगा किया जाए समाधान। आगे लाइन STP से आके कुछ पॉइंटों पे लाइन लीकेज है, इसको रिपेयर का काम कल से चालू कर दिया जाएगा। क्या आश्वासन दिया गया सर, कब तक समाधान कर दिया जाएगा? तो इसका अस्थायी समाधान है वो 10 दिन के अंदर हो जाएगा और टेम्परेरी जो परमानेंट समाधान है इसका वो बरसात हो गया। चलिए भाई बात करते हैं अगली खबर की। हरियाणा सरकार ने हरियाणा रोडवेज के निजीकरण को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी है, जिसके चलते आज बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों ने निजीकरण का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। उनका कहना था कि रोडवेज का निजीकरण न तो रोडवेज के हित में है और न ही लोगों के हित में है। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों का कहना था कि सरकार द्वारा रोडवेज का निजीकरण प्रदेश के हित में नहीं है, इससे फायदे की बजाय नुकसान होगा। वहीं प्राइवेट परमिट देने भी तर्क संगत नहीं है, इससे जनता रोडवेज की सुविधाओं से वंचित हो जाएगी, क्योंकि निजी बस ऑपरेटर सिर्फ अपना फायदा देखेंगे, ना कि जनता की सुविधा देखेंगे। नए निजीकरण के चलते कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। कर्मचारियों ने उदाहरण देते हुए बताया कि अभी हाल ही में रोडवेज की बसों ने प्रवासी मजदूरों को मुफ्त उनके राज्य तक पहुंचाया है।
और आगरा रोडवेज प्राइवेट हाथों में होती तो ऐसा संभव नहीं होता। उन्होंने कहा कि निजी बस ऑपरेटरों के पास मात्र 3000 बस हैं। उन्होंने कहा कि निजी बस ऑपरेटरों के पास मात्र 3000 बसें हैं। जो प्राइवेट परमिट लेके फिर के आ रही है, 2016 में सरकार ने ये पॉलिसी को गलत ठहराते हुए और ये कहा था, जनता में ये कहा था कि भाई ये पॉलिसी गलत है, और जनता ने भी इस पॉलिसी को पहले नकारा था। जो प्राइवेट सोसाइटी है, इसके लिए आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम इनको फिर कैसे परमिट देना चाहते हैं। ना किसी जनता की डिमांड है, ना किसी कर्मचारी की डिमांड है। और गाँव में हमने पहले पीछे कैंपेन चलाया था आम नागरिकों से, किसी ने भी इस प्राइवेट परमिट की कोई डिमांड नहीं रखी है। लोगों ने इसको पूर्ण रूप से नकारा था, फिर भी सरकार हड़धरनी पर लगी हुई है। ऐसा क्या है जो इनको परमिटों को दोबारा देना चाहती है? तो सरकार से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, परिवहन मंत्री जी से ये कहना है कि समय रहते हुए इस बात को सीरियस लिया जाए, क्योंकि अगर सीरियस नहीं ली गई तो आने वाले समय में हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी फिर कैसे लामबंद होगा, और इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ परिवहन मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी होंगे, ना कि रोडवेज का। कोई भी प्राइवेट ऑपरेटर आएगा वो अपने मुनाफे के लिए आएगा, जनता की सुविधा के लिए नहीं आएगा। और जिस तरह से आज हरियाणा में करीब 18-19 हज़ार बसों की ज़रूरत है और ये इनके पास मात्र 3000 के बसें हैं, तो अगर ये 14,000-15,000 बसें और लाते हैं तो एक बस पर लगभग 6 लोगों को रोज़गार मिलता है। तो एक तो बेरोजगारी दूर होगी, दूसरे जो बसें आएंगी वो जनता की सर्विस मिलेगी। कोई भी जनता का कोई भी हिस्सा प्राइवेट बसों की मांग नहीं कर रहा। आखिर ये मांग किसकी है? मतलब जनता का कौन हिस्सा है? तो ये प्राइवेट, और ख़ास तौर पर कोरोना जैसे महामारी के दौर में आपने देखा कि केवल हरियाणा रोडवेज थी इस देश में जो फ्री में दूसरे प्रदेशों में लोगों को, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को छोड़ के आई। कोई प्राइवेट मालिक क्या ऐसा करेगा? नहीं किया। और ये पूरे इस कोरोना के दौर में, महामारी के दौर में किसी भी एक प्राइवेट मालिक ने कहीं एक भी बस चलाई हो, अगर चलाई भी है तो लोगों से 1.5 गुने 2 गुने पैसे लिए हैं। तो इसलिए ये किसी भी तरीके से जितना सरकारी सेक्टर मजबूत होगा उतनी जनता की सुविधा अच्छी रहेगी। इवन स्वास्थ्य के मामले में भी स्पेन की सरकार ने पूरा स्वास्थ्य विभाग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार भी सरकारी सेक्टर को मजबूत करे और इनको बेटर करे। एक ये कहना है। दूसरा ये हमारी और बात है ये कि फरीदाबाद डिपो में भी जो लॉकडाउन के नियम है उनकी तरफ से यहाँ काम नहीं हो रहा। डीसी फरीदाबाद ने ये कॉपी है 4 जून को उसने जारी किया कि यहाँ पर 30% कर्मचारी। BVM न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज। नमस्कार।